नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण कौशल के अंतर्गत समावेशी शिक्षा और दिव्यांग बालकों हेतु सरकार के द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था प्रारंभिक शिक्षा, वर्तमान शिक्षा व उसके संबंध में किए गए नवीन प्रयासों के बारे में। हमारे पहले के जो वीडियो हम बना चुके हैं उनको लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा। पहले हम ये जानते हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या। समावेशी यानी कि नाम से ही स्पष्ट है कि सभी को सम्मिलित करके शिक्षा प्रदान करना या सभी को शिक्षा के समान अवसर देना। ठीक है, तो समावेशी शिक्षा में हम किन किन बालकों को सम्मिलित करते हैं? एक सामान्य बालक और दूसरे विशिष्ट बालक। ठीक है, सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ कक्षा में बैठाकर शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाती है। समावेशी शिक्षा का जो प्रत्यय है वो अमेरिका और कनाडा से प्रारंभ हुआ था, लेकिन वर्तमान समय में ये भारत में भी समावेशी शिक्षा का प्रचलन काफी बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब सामान्य बच्चों की यदि हम बात करें तो सामान्य बच्चे जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक आदि दृष्टि से सभी बालकों के समान होते हैं वह कहलाते हैं सामान्य बालक। यदि हम विशिष्ट बच्चों की बात करें तो विशिष्ट बालक वे बालक जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक आदि दृष्टि से अन्य बालकों से कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, वह कहलाते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालकों के कई सारे प्रकार बताए गए हैं, जैसे प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, समस्यात्मक बालक, अपराधी बालक, शारीरिक रूप से अक्षम बालक। अब शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक होते हैं उनकी संख्या बहुत अधिक होती है। अब ये शारीरिक रूप से जो अक्षम बालक होते हैं उनके कई सारे प्रकार बताए गए हैं, जैसे दृष्टि बाधित बालक, दूसरा मूक बधिर बालक, नेक्स्ट अस्थि बाधित बालक, नेक्स्ट मानसिक विकलांग बालक, और भी इनमें कई सारे आ जाते हैं। अब हम इनको जानते हैं एक एक करके। जैसे प्रतिभाशाली बालक, ये जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वे बालक जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इन बालकों का जो शैक्षिक प्रदर्शन होता है, इनकी जो बुद्धि होती है, इनके क्रियाकलाप होते हैं अन्य बच्चों से कैसे होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं, जिसके कारण इनको विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि इन्हें विशेष आवश्यकताओं की जरूरत होती है। पिछड़े बालक, वे बालक जो कि कक्षा में अन्य बालकों से पाठ्यक्रम, गृह कार्य, पदोन्नति, शैक्षिक प्रदर्शन आदि में कैसे रहते हो? पीछे रहते हो। ठीक है, तो वो बालक कहलाते हैं पिछड़े बालक। साथ ही इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वह 85 से नीचे ही देखने को मिलती है, 90 और 80 के बीच में होती है। नेक्स्ट समस्यात्मक बालक, वे बालक जो कि घर, विद्यालय, शिक्षक
आदि के लिए कैसे बने हुए हैं, समस्या बने हुए हैं। जैसे घर से भाग जाना, विद्यालय से भाग जाना, चोरी करना, झूठ बोलना, ठीक है। तो ये सब जो होते हैं वह गृह कार्य ना करना, तो ये जो समस्याएं पैदा करते हैं वह बालक कहलाते हैं समस्यात्मक बालक। अपराधी बालक यानी कि वे बालक जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है और जिन्होंने समाज या कानून विरोधी कोई कार्य किया है वह अपराधी बालक की श्रेणी में रखे जाते हैं। तो इनमें भी कुछ न कुछ विलक्षणताएं होती हैं जिसके कारण इनको विशिष्ट श्रेणी में रखा जाता है। शारीरिक रूप से अक्षम बालक यानी कि जिनमें शारीरिक, मानसिक, दृष्टिक, बधिर आदि दृष्टि से अन्य बालकों से कैसे दिखते हो, भिन्न हो, या उनमें कुछ न कुछ शारीरिक रूप से विकृतियां दिखाई देती हो। जैसे दृष्टि बाधित बालक यानी कि वे बालक जिनको देखने में कठिनाई होती हो। दृष्टि बाधिता के भी कई सारे प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। मूक बधिर बालक यानी कि वे बालक जिनको बोलने में कठिनाई होती हो। मूक बधिर बालकों के भी कई सारे प्रकार बताए गए हैं। कुछ हकलाते हैं, कुछ तुतलाते हैं, कुछ बड़बड़ाते हैं और कुछ बालक बिल्कुल भी नहीं बोल पाते हैं। तो इसमें भी कई सारे प्रकार हैं। अस्थि बाधित बालक यानी कि वे बालक जिनको चलने में, लिखने में, नृत्य करने में या अन्य चीजों को करने में क्या होती हो, बैठने में सामान्य कठिनाई होती हो या अधिक कठिनाई होती हो, तो वह बालक कहलाते हैं अस्थि बाधित बालक। मानसिक विकलांग बालक या मंदबुद्धि बालक, ठीक है। वे बालक जिनका जो बुद्धि लब्धि होता है वो 80 से नीचे होता है उनको कहा जाता है मंदबुद्धि बालक, यानी कि जिनको कितना भी समझाया जाए उनको एक बार में समझ में नहीं आती है। साथ ही इन बालकों में आत्मविश्वास की भी कमी पाई जाती है। एक और बालक होते हैं सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक, सृजनात्मक बालक यानी कि क्रिएटिव चिल्ड्रंस यानी कि वे बालक जिनमें कुछ न कुछ नया करने की प्रवृत्तियां देखने को मिलती हो, जो समाज को कुछ नया प्रदान करते हो, आविष्कार करते हो, खोज करते हो, अनुसंधान कार्यों में अपना योगदान देते हो। तो ये बालक भी, ये इन बालकों में भी जो विशेषताएं देखने को मिलती हैं वह सामान्य बच्चों की अपेक्षा कैसी होती हैं, बिल्कुल भिन्न होती हैं, जिसके कारण इनको भी हम विशिष्ट बालकों की श्रेणी में रखते हैं। तो ये जितने भी विशिष्ट बालक थे, ये देख रहे हैं आप, ये सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं, जिसके कारण इनको कहा जाता है विशिष्ट बालक, ठीक है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट दोनों ही बालकों को एक साथ कक्षा में बैठाल कर शिक्षा प्रदान की जाती है। ये प्रश्न टेट में पूछा जा चुका था कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस प्रकार के बच्चों को सम्मिलित किया जाता है। ये अक्सर विवादित प्रश्न रहा है, तो जो आयोग था उसने एक ही आंसर माना था, शायद विशिष्ट बच्चों को ही उसने आंसर सही माना था। लेकिन समावेशी नाम से ही स्पष्ट है, समा यानी कि सम्मिलित करना, समावेशन करना, किसका, सामान्य और विशिष्ट बच्चों का। फिर बाद में उसने यही आंसर सही मान लिया था। तो आपको पता रहना चाहिए कि समावेशी के अंतर्गत सामान्य और विशिष्ट दोनों ही बच्चों को एक साथ बैठाकर शिक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये हमारे समावेशी शिक्षा थी। अब ये जो शारीरिक रूप से अक्षम बालक है, इनके लिए सरकार द्वारा कुछ सुविधाएं दी गई हैं या इनकी शिक्षा के लिए, इनके अधिकारों के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। तो आइए हम देखते हैं। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई और तभी से ये प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस
मनाया जा रहा है? ये प्रश्न अभी सीटेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है ताकि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके प्रति सहानुभूति लोगों की आए, उनके प्रति जो नकारात्मक भावना है उनको दूर किया जा सके, लोगों में सहयोग और समावेशन की भावना जागृत की जा सके। फिर जो दृष्टि यानी कि जो आंखों से कैसे हैं अक्षम बच्चे हैं, उनके विशेष सुविधाएं देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान स्थापित किया गया है, जिसको हम NIBH के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। इसका जो मुख्यालय है वो है, या ये जो स्थापित है संस्थान वो है देहरादून में। ये विशेषतः किसके लिए कार्य करता है? जो दृष्टिबाधित छात्र हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, यानी कि जिनको लिखने में, चलने में, या जिनके हाथ हिलते रहते हैं, बैठने में सर हिलता रहता है, यानी कि जो शारीरिक रूप से आस्थिक रूप से कैसे हैं अक्षम है कार्यों को करने में, तो उनके लिए सरकार ने एक संस्थान स्थापित किया है। वह संस्थान कहाँ पर है? कोलकाता में है। ये प्रश्न पिछली बार एसटेट में पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है। इसको हम आर्थोपेडिक विकलांग संस्थान के नाम से भी जानते हैं। इनसे एक प्रश्न रहता ही रहता है आपका, तो ये अच्छे से आप याद करें इनको। नेक्स्ट, राष्ट्रीय श्रवण, यानी कि जो कानों से सुनने में जिनको कठिनाई है उनको लिए विशेष सुविधाएं, विशेष प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान स्थापित किया गया है। ये कहाँ पर है? मुंबई में है। इसको हम NIHH यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड के नाम से जानते हैं। इसका एक और नाम है अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित संस्थान। इसको इस नाम से भी जाना जाता है, तो आपको ये नाम याद होना चाहिए। हो सकता है एग्जाम में राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान करके ना दिया जाए और दे दिया जाए कि अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण बाधित विकलांग संस्थान किस प्रकार के बच्चों से संबंधित है। तो किस प्रकार के बच्चों से संबंधित है? श्रवण बाधित बच्चों से संबंधित, और ये कहाँ पर है? मुंबई में है। नेक्स्ट, मानसिक विकलांग संस्थान, यानी कि जो मानसिक रूप से विकृत बच्चे हैं या जो मंदबुद्धि छात्र हैं उनके लिए विशेष सुविधाएं, विशेष प्रशिक्षण, विशेष उपकरण आदि की व्यवस्था करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थापित किया गया है, और ये कहाँ पर स्थित है? सिकंदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण केंद्र, यानी कि राष्ट्रीय बहु यानी कि जिसमें अस्थि, श्रवण और दृष्टि, शारीरिक आदि रूप से बहुत सारी विकलांगताएं दिखाई देती हो या क्षमताएं दिखाई देती हो, तो उनको सशक्त करने के लिए सरकार के द्वारा कुछ नियम, कुछ प्रावधान, कुछ योजनाएं, कुछ प्रशिक्षण आदि की व्यवस्था की जाती है। तो उसके लिए केंद्र बनाया गया है, और वो केंद्र या संस्थान कहाँ पर स्थित है? चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट, शारीरिक विकलांग संस्थान, यानी कि जो शारीरिक रूप से या जिनको चलने में कठिनाई है या शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की अक्षमता है, तो उनके लिए भी सरकार द्वारा अलग जो उपकरण है या व्यवस्थाएं हैं की जाती हैं। तो उसके लिए संस्थान स्थापित किया गया है, शारीरिक विकलांग संस्थान, और ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। अब जैसे आपकी जो पाठ्यक्रम है, यानी कि जो स्कूली शिक्षा है कक्षा 1 से 12 तक, तो उसके लिए कौन सी संस्था महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है? NCERT ही देखती है। इसके बाद जो आपकी टीचर एजुकेशन है, यानी कि शिक्षक शिक्षा, जैसे आप BEd कर रहे हैं, BTC कर रहे हैं, DLED कर रहे हैं, शिक्षकों की जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हो रही है, मानदंड बनाए जा रहे हैं, इनको जो ग्रेडिंग प्रदान की जाती है, तो उनसे संबंधित कौन सी संस्था है? आपकी NCTE। इसी प्रकार से जो दिव्यांग बच्चे हैं या जो विशिष्ट बच्चे हैं उनके लिए, यानी कि दिव्यांग बच्चे, उनके लिए, विकलांग छात्रों के लिए एक संस्थान स्थापित किया गया है। उसका नाम है
भारतीय पुनर्वास परिषद। ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया था सुपर टेट में कि भारतीय पुनर्वास परिषद किस प्रकार की शिक्षा से संबंधित है। अब शिक्षा से संबंधित हो सकता है आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि ये तकनीकी शिक्षा से संबंधित है, या फिर चिकित्सा शिक्षा से संबंधित है, या फिर शिक्षक शिक्षा से संबंधित है, शिक्षक शिक्षा, या फिर दिव्यांग शिक्षा से संबंधित है। तो ये किससे आपका संबंधित है? RCEI दिव्यांग शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य ही है कि दिव्यांगों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण, पाठ्यक्रम, उपकरण आदि बहुत सारी विशेषताओं की क्या करना है, व्यवस्था करना है, सुविधाओं की व्यवस्था करना है RCEI। और ये कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। इसका पूरा नाम है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि RCEI, भारतीय पुनर्वास परिषद। तो यहाँ से आपको बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिले हैं आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। अब जो दिव्यांग बच्चे हैं इनके लिए, इनके अधिकारों के लिए सरकार द्वारा कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिनके तहत ये जो दिव्यांग छात्र होते हैं या जो विकलांग बच्चे हैं वह क्या करते हैं, अपने अधिकारों की मांग करते हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त करते हैं। जिसमें एक नियम बनाया गया था PWD एक्ट, जिसको हम जानते हैं PWD एक्ट 1995, PWD एक्ट 1995, यानी कि व्यक्ति निशक्त या पर्सन with disabilities एक्ट 1995 या व्यक्ति निशक्त जन अधिनियम, व्यक्ति निशक्त जन अधिनियम। ये जो एक्ट है 1995 में बनाया गया था, इसके अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा जितने भी दिव्यांग छात्र हैं या दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको उनके शिक्षा से संबंधित, उनकी जागरूकता से संबंधित, उनके प्रोन्नति के लिए, उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे यहाँ पर उनको सुविधाएं दी गई हैं, उनको अधिकार प्रदान किए गए हैं। साथ ही ये जो एक्ट था इसमें 7 प्रकार की दिव्यांगता बताई गई थी। कितने प्रकार की दिव्यांगता बताई गई थी? 7 प्रकार की दिव्यांगता बताई गई थी। लेकिन वर्तमान में ये जो 7 प्रकार की दिव्यांगता बताई गई थी, और इसमें जो भी दिव्यांग लोग हैं उनको सरकारी नौकरियों में 3% आरक्षण, कितने प्रतिशत? 3% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन वर्तमान में ये जो PWD एक्ट है, व्यक्ति निशक्त अधिनियम, निशक्तजन अधिनियम, इसके स्थान पर एक नया एक्ट लागू कर दिया गया है जिसका नाम है RPWD एक्ट 2016, RPWD एक्ट 2016। ठीक है, यानी कि व्यक्ति दिव्यांग अधिकार अधिनियम या द राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, जिसको हम जानते हैं किसके नाम से? व्यक्ति दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के नाम से जानते हैं। ये इसने किसका स्थान लिया है? PWD एक्ट का स्थान लिया है।
पीडब्ल्यूडी एक्ट के जो कार्य थे वो ही इसके कार्य हैं, बस इसने क्या किया है कि विकलांगता के जो क्षेत्र थे उनको बढ़ा दिया है, सरकारी नौकरियों में जो दिव्यांगों का प्रतिशत था उनको भी बढ़ा दिया है, साथ ही इसने अपने जो उद्देश्य थे उसमें भी चेंजेस किए हैं। तो ये जो है व्यक्ति दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 वर्तमान में यही चल रहा है। इसी के अंतर्गत दिव्यांग जो व्यक्ति हैं वो इसी के अंतर्गत या इसी अधिनियम के अंतर्गत उनको सारी सुविधाएं प्रदान या उनको अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो ये जो अधिनियम है वह 15 जून 2017 से लागू हुआ। कितने जून से लागू हुआ? 15 जून 2017 से संपूर्ण भारत में लागू हुआ, सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। इसमें जो सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों का जो प्रतिशत था उसको 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये जो पहला टेट हुआ था तो पूछा गया था प्रश्न कि सरकारी नौकरियों में दिव्यांगों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। तो पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कितना था? 3% था, लेकिन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत कितने प्रतिशत है? 4% आरक्षण, यानी कि 1% आरक्षण और बढ़ा दिया गया है। साथ ही इसमें जो विकलांगता के प्रकार थे वो 7 बताए गए थे और इसमें जो विकलांगता के प्रकार है वो 21 प्रकार बताए गए हैं। इसमें और भी कई सारी विकलांगताओं को सम्मिलित किया गया है, जैसे कि वर्तमान में जो एसिड अटैक के द्वारा लोगों ने जो शारीरिक रूप से विकृता दिखाई देती है उनको भी इसके अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये जो 2 एक्ट थे यानी कि अधिनियम थे जिनके तहत दिव्यांग बच्चों को, दिव्यांग व्यक्तियों को उनके अधिकारों के लिए, उनके कर्तव्यों के लिए जागरूक किया जाता है, साथ ही उनको विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। तो ये सारा था आपका दिव्यांग और समावेशी शिक्षा से संबंधित प्रश्न। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।